एक वक्ता ने बहुत मार्मिक बात सुनाई, वो मैं अभी आपको 1 मिनट में सुनाना चाहता हूँ, फिर अपनी बात आरंभ करूँगा। उसने कहा कि विंस्टन चर्चिल जो तृतीय विश्व युद्ध के काल में, द्वितीय विश्व युद्ध के काल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक सभा में उन्हें भाषण देना था और वहाँ के व्यवस्थापक लोग आए कि साहब जल्दी पधारिए, वहाँ पर 50,000 जनता आपका इंतज़ार कर रही है। बोले चलते हैं, बैठो आराम से, बैठो, चलते हैं। तो आधा घंटे तक वो नहीं हिले अपनी जगह से। फिर लोग दौड़े दौड़े आए कि साहब 25,000 लोग चले गए, 25,000 लोग रह गए हैं, आप जल्दी पधारो। तो चलते हैं ना। फिर 10 मिनट रुके तो उन्होंने कहा साहब 15,000 लोग रह गए हैं और आप और रुकेंगे तो वे भी चले जाएंगे, आप चलो। तो चलते हैं। और जब तक वहाँ पहुँचे तो 10,000 लोग रह गए थे। तो उन्होंने अपना भाषण आरंभ किया तो यहीं से कहा कि मैं भीड़ को नहीं सुनाना चाहता था जो वास्तव में सुनना चाहते हैं, हर कीमत पे सुनना चाहते हैं, मैं उन्हें सुनाना चाहता था, इसलिए मैं जानबूझ कर लेट आया। मैं तो लेट आया नहीं हूँ लेकिन मेरा ये सहयोग आप सब लोगों ने किया कब सुनने वाले ही बचे हैं अब मुझे कोई आकुलता नहीं है, मैं शांति से कम आध घंटा अपनी बात कहूँगा। आप घबराना नहीं, आध घंटे से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कम भी नहीं बोलूँगा। निश्चिंताई से जो बात मुझे कहना है मैं आपसे चर्चा करता हूँ। दुनिया में आज ये जो शिक्षण शिविर हैं, ये शिविर हैं, ये इस बात के प्रतीक बन गए हैं कि वर्षों का काम दिनों में निपटाना हो तो शिविर लगाओ। और यहाँ तक कि सरकारी बड़े बड़े काम जो 1-1, 2-2 वर्ष में भी नहीं निपटते हैं, वो शिविरों के माध्यम से 8-10 दिन में निपटा दिए जाते हैं। अब तो अदालत ने भी ये बात स्वीकार कर ली है कि मुकदमे जल्दी निपटाना है तो वो भी शिविर लगाओ हैं। अब वर्षों के मुकदमे कुछ दिनों में निपटा दें। हर क्षेत्र में शिविर लगने लग गए हैं, आंख के ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, तो शिविर वर्षों के काम को कुछ दिनों में निपटाने का नाम है। अध्यात्म के क्षेत्र में इन शिविरों को आरंभ करने का श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो वे एकमात्र पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी थे कि जिन्होंने कुंदाचार्य देव का भगवान महावीर की वाणी में आए हुए मूल तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन शिविरों का आयोजन किया। और आज उनके स्वर्गवास के बाद 31 वर्ष बाद भी ऐसे लोग अभी मौजूद हैं भाग्य से कि जो बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि हमने तो ये तत्व ज्ञान की बात पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी से सुनी थी, जो सावन में लगने वाले हम शिविर में गए थे। और ये फिर अध्यात्म के क्षेत्र में इस काम को, शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में इस काम को टोडरमल स्मारक भवन ने न केवल चालू रखा और बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। इसका नाम है श्री वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर। कभी कभी लगता है इतना लंबा नाम रखने की क्या जरूरत है भाई, नाम ऐसे ही लंबे नहीं रखे जाते हैं। जैसे आपका नाम है कि सेठ गुलाब चंद जी जैन हैं, सागर वाले, जो कुछ भी, तो एक एक शब्द जो लगाया जाता है उसके पीछे कोई नया अर्थ होता है। क्यों? यदि सेठ हटा दें तो गुलाब चंद से वो बात आ सकती जो हम कहना चाहते हैं। सागर हटा दें तो जो हम कहना चाहते हैं, क्यों?
कि तुम भी जिस सागर के हो हम भी उसी सागर के हैं। वो बात कैसे सामने आएगी? मेरे कहने का अर्थ है एक एक चीज़ का कुछ विशिष्ट अर्थ है। यदि हमें छोटा करना है तो आप अपने तरकीब में निकाल दी ना, TSB पंडित टोडर कुमार एक्टर, क्यों तरकीब निकाल ली ना। तो मैं आज उस एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहता हूँ। श्री वीतराग विज्ञान। ये वीतराग विज्ञान क्या है? हमने दुनिया में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ऐसे नाम तो बहुत सुने थे, यहाँ तक कि गृह विज्ञान, लेकिन ये वीतराग विज्ञान नाम हम सबसे पहले सुन रहे हैं। बहुत से लोगों को ये कहना है। मैं ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान की महिमा बढ़ गई ना, तो उसकी नकल पे तुमने भी अपनी इस धर्म की पढ़ाई को वीतराग विज्ञान नाम दे दिया है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वीतराग विज्ञान नाम हमने किसी से नकल में प्राप्त नहीं किया है। जब इस आधुनिक विज्ञान का दुनिया में कहीं कोई नाम भी नहीं था, तब आज से 1000 वर्ष पहले हमारे आचार्य अमृतचंद्र देव ने घोषणा की थी कि भेद विज्ञान ता सिद्धा सिद्धा ये किल केचना अस्सई भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचना। जितने जीव आज तक सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान से ही हुए हैं। वो विज्ञान शब्द था क्या नहीं था? ये हमारा है कि हमने कहीं से नकल में लिया है? कि साहब वेद विज्ञान है, वीतराग विज्ञान तो नहीं है। विज्ञान तो है ना, वीतरागी विज्ञान सुनना है ना। कि आज से 250 वर्ष पहले पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मंगलाचरण में लिखा, मंगलमय मंगल करने वीतराग विज्ञान। यदि हमने नकल भी की है तो पंडित टोडरमल की है, किसी दूसरे की नहीं की। 250 वर्ष पहले भी विज्ञान का चमत्कार नहीं था दुनिया में। छेड़ाला में है, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। 3 लोक में सार वस्तु है भाई साहब। तो ये वीतराग विज्ञान शब्द ये हमारे स्वयं का है, ये कहीं से उधार नहीं लिया है। यूनिवर्सिटियों में आज जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो उसमें पहला प्रश्न होता है कि ये सब्जेक्ट आर्ट है या विज्ञान है, किसका है? ये गृह विज्ञान है, ये विज्ञान है कि आर्ट है? बोलो। नाम तो विज्ञान है लेकिन सब्जेक्ट आर्ट का है क्या नहीं है? तो वो ये पहले ही नक्की करते हैं। मैंने फिलोसफी पढ़ी, लॉजिक पढ़ा, तर्कशास्त्र पढ़ा, नागरिक शास्त्र पढ़ा, अर्थशास्त्र पढ़ा, जितना भी मेरे पढ़ने में आए उन सबसे पहला प्रश्न ये विज्ञान है या कला? अब वाणिज्य और नया आ गया है, कॉमर्स। क्यों? तब मेरे से लोग पूछे कि आपका ये वीतराग विज्ञान है या कला? तो मैंने जवाब दिया कि ये कलात्मक विज्ञान है और वैज्ञानिक कला है। क्या बात करते हो? कहने से काम थोड़ी चलेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। कि सिद्ध करेंगे ना। विज्ञान किसे कहते हैं? व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सिस्टमैटिक स्टडी, किसी भी सब्जेक्ट की व्यवस्थित सब्जेक्ट का व्यवस्थित अध्ययन करना, उसका नाम विज्ञान है। और कला किसे कहते हैं? देखो, विज्ञान को नित्य नया चाहिए, नई नई खोज करनी है।
और कला को रिपीटिशन चाहिए। साइकिल बनाना वैज्ञानिकों का काम था और साइकिल चलाना एक कलाकार का काम है। हो सकता है जिसने वैज्ञानिक ने साइकिल का आविष्कार किया हो, है ना, वो उतनी बढ़िया साइकिल नहीं चला पाता हो जितनी बढ़िया साइकिल सर्कस के जोकर चलाते हैं, है? और जो इतनी बढ़िया साइकिल चलाते हैं, यदि साइकिल पंचर हो जाए तो वे ठीक नहीं कर सकते, उन्हें दूसरे की शरण में जाना पड़ेगा। साइकिल बनाना विज्ञान का काम है और चलाना कलाकार का काम है। विज्ञान में रिपीटिशन दोष है और कला में रिपीटिशन गुण है। यदि कोई बात हमने कल सिद्ध कर दी और आज फिर कहें तो कहते तो कल बता दी थी आपने, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। प्रवचन एक विज्ञान है, इसलिए उसमें एक नित्य नया चाहिए, और भक्ति एक कला है, इसलिए रोजाना वही की वही चलती है। क्या रिपीटिशन चलता रहता है कि नहीं चलता रहता है? तो ये तुम्हारा जो तुम्हें ये चला रहे हो प्रशिक्षण शिविर, ये क्या है? विज्ञान है कि कला? तो मैंने कहा कि ये कलात्मक विज्ञान है। कलात्मक विज्ञान है का मतलब ये है ऐसा विज्ञान है जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग हो। जीवन में उपयोग नहीं हो वो विज्ञान किस काम का? एक सेठ जी ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहा, है ना, तो बेटे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया तो कोई भर्ती ही नहीं करे। क्या? तो डोनेशन के नाम पर घूस दे के भर्ती करा दिया है। आजकल जितनी घूस दी जाती है सबको डोनेशन का नाम दिया जाता है? क्यों? फिर उनके बेटे ने 5 साल की पढ़ाई खूब जम के की 10 साल में पूरी। क्यों? अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि उनने कौन सा पाप किया सेठ जी ने? क्या? और जब बेटा डॉक्टर होके निकला तो अपनी कपड़े की दुकान पे बैठा दिया। तो मैं कहता हूं उनने 3 पाप किए। कौन कौन सा? कि एक तो घूस दी, ये पाप ही है ना, और उस योग्य विद्यार्थियों का जो पढ़ के डॉक्टर बनता तो A1 डॉक्टर बन जाता, उसका अधिकार छीनकर अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। फिर उस बेटे ने दूसरा महान काम किया, 10 साल तक एक सीट घेरे रखा, तो एक नहीं 2 डॉक्टर बन जाते इतने में। क्यों भाई? है? और डॉक्टर बन के निकला तो कपड़े की दुकान पे बैठा दिया। अरे कपड़े की दुकान पे ही बैठाना था तो 10 साल पहले बैठा दिया होता तो आज तक वो बाप के भी कान काटने लगता, दूसरों की जेब काटने में। अब बेचारे के 10 साल जिंदगी के गए ना, अब उसे आज से 0 से शुरू करना पड़ेगा। तो उस बेटे की जिंदगी के 10 साल बर्बाद किए, छोटा बड़ा अपराध है? बोलिए कि वो विज्ञान किस काम का जिसका हम जीवन में उपयोग नहीं करें। ख्याल में है ना? ये हमारा बीतराग विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण शिविर में ये पढ़ाया जाएगा कि आप जो यहाँ से सीख के जाएं तो बच्चों को बुजुर्गों को कैसे समझाएं। ये समझाने का शिविर नहीं है, समझाना समझाने का शिविर है। हाउ टू टीच जैनिज्म, हाउ टू प्रीच जैनिज्म, जैन दर्शन का टीचिंग कैसे किया जाए, जैन दर्शन का प्रीचिंग कैसे किया जाए। टीचिंग प्रीचिंग का अंतर समझते हो? ये टीचिंग जो क्लास में अध्यापक पढ़ाते हैं टीचर लोग, वो टीचिंग है। और जो मास टीचिंग है ना, तो जनता को पढ़ाया जाता है, जो हम लोग करते हैं ये काम, ये प्रीचिंग है। पब्लिक की टीचिंग उसका नाम है प्रीचिंग।
तो कैसे प्रवचन करना और कैसे पढ़ाना, उस कला को सिखाने का ये शिविर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक कलात्मक विज्ञान है। विज्ञान तो है, लेकिन जीवन में उपयोग करने होगा इसका, अपने और दूसरों के लिए। और वैज्ञानिक कला है का क्या अर्थ है कि हमने यदि कुछ सीखा है तो उसे जीवन में लाना चाहिए ना। जीवन में लाए बिना वो विज्ञान बेकार है। और कोई कहे कि इसमें पढ़ने की जरूरत क्या है, ये डॉक्टर लोगों को आता क्या है। आप कहो तो मैं आपको 2 मिनट में डॉक्टर बना सकता हूँ। कोई डॉक्टर यहाँ बैठे हो तो नाराज मत होना, बना दूँ अन्ना जी। अरे 3 दवाइयाँ होती हैं, एक एंटीबायोटिक्स, एक पेन किलर और एक विटामिन। कोई आए कितनी भी बीमारियां हों, एक बढ़िया एंटीबायोटिक्स दे दो, अच्छी महंगी, क्यों, और एक पेन किलर दे दो, 15 मिनट में आराम होगा, हैं। और जो कुछ गड़बड़ होगी, थोड़ी कमजोरी होगी, तो एक विटामिन की गोली दे दो। 50% बीमार तो ठीक हो ही जाएंगे। करते क्या है डॉक्टर, यही तो करते हैं ना। क्यों भाई साहब, इसलिए हम झंझट में नहीं पड़ते पढ़ने पढ़ाने की। क्या फर्क पड़ता है, तुमने सारी जिंदगी लगा दी, 8 बरस से 77 बरस के हो गए, क्यों, और क्या किया। जैसा प्रवचन तुम करते हो हम भी वैसे ही करते हैं, वैसे ही बैठ के। और जैसे तालियां तुम पिटवाते हो हम भी पिटवा लेते हैं, है ना ऐसे लोग। क्या फर्क है इन 2 पंडितों में, सेक्रेटरी जी, हैं? हम तुम्हारे विद्यालय में पढ़ने भी नहीं आए थे, फिर भी हम बहुत अच्छे लोकप्रिय वक्ता हैं। क्यों, अन्ना जी ऐसे लोग हैं ना देश में। वे ऐसे ही लोग हैं, एक एंटीबायोटिक्स, एक त्रिकाली त्रिभगवा नाथवा, और वो राग से भिन्न, पर्याय से भिन्न, पर से भिन्न। शुरू कर दो, काम चलेगा। लेकिन भैया तुम्हें पता नहीं है, ये दवाइयाँ तुमने जब तक दी, अब आज छोला साहब डॉक्टरों की क्या हालत हो रही है। यदि कोई मरीज मर गया और उसके घर वालों ने तुम पर दावा कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जेल में जाना पड़ सकता है। अमेरिका में तो कोई डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख नहीं सकता। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुझे अमेरिका में तकलीफ हुई, यूरिन इन्फेक्शन हुआ, और यहाँ हमारे जयपुर के डॉक्टर जो यूरोलॉजिस्ट थे, सैकड़ों मरीजों को ठीक किया, वो रिटायर्ड हो गए अपने रिश्तेदार, और वे भी वहाँ मौजूद थे सैन फ्रांसिस्को में। बोलो कौन, मैंने सारी जिंदगी यूरिन का काम किया, दवाइयाँ देने का, ऑपरेशन किए, सब किया। और जब हमें देखने आए, क्योंकि हमारे रिश्तेदार थे, है ना। गोदका जी के भांजे थे, सुधाकर डंडिया नाम उनका, लेकिन वो पर्चा नहीं लिख सकते थे कि ये दवाई आपको लेनी। क्यों, जेल में चले जाएंगे उनने पर्चा। क्यों, कि वो अमेरिका वाली डिग्री नहीं है उनके पास। आप समझे ना। आखिर हमें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और वहाँ सारा कराना पड़ा। वे हमारी सेवा करते रहे, लेकिन पर्चा नहीं लिख सकते थे कि दवाई, और बिना पर्चे की दवाई बाजार में मिलती नहीं वहाँ। कौन, कुछ दवाइयाँ हैं ऐसी नक्की कि जो पर्चे से ही दी जा सकती हैं। कोई एंटीबायोटिक्स आप बिना पर्चे के नहीं बाजार में मिल सकती है। अपना देश है आज़ाद, चाहे जहाँ से चाहे जो ले लो, चाहे जो खा लो, जहर भी खाओ लेकर के, तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो बोलो भाई साहब, यानी पूरी तरह से कोई काम करना हो तो उस विधि में हमें पूरी तरह प्रशिक्षित होना चाहिए। आज के ज़माने में प्रशिक्षण का ज़माना है भाई साहब। एक जगह में गया, ये टोपी सिलानी थी, जयपुर में पूरा घूमा, टोपी सीने वाला नहीं मिला।
दो चार टोपियों का कपड़ा खराब किया, साथ में शांति जी को परेशान किया जगह जगह जा करके। वे टोपियां में आज तक लगा नहीं पाया, सिल के पड़ी हैं, क्या करूं। भाई कहता मैं तो सूट पीट का स्पेशलिस्ट हूँ, कोई सूट पैंट का स्पेशलिस्ट है, कोई इसका स्पेशलिस्ट है, कोई इसका स्पेशलिस्ट है। अब सब स्पेशलिस्ट, दर्जियों में स्पेशलिस्ट, पेटीकोट ब्लाउज के स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, लेकिन टोपी के स्पेशलिस्ट नहीं मिलते हैं। आखिर कुछ अहमदाबाद में से ये टोपियाँ सिलवा कर मंगानी पड़ती हैं। ऐसा मत कहना नेहरू जी के कपड़े लंदन से धुल के आते थे और डॉक्टर साहब की टोपियाँ गुजरात से आती थी। मैं तो एक कहता हूँ कि जो आदमी टोपी सीना नहीं जानता है वो उस टोपी सीने को तैयार नहीं है, और वो कहे कि मैं टोपी सीना नहीं जानते हो तो हम उससे टोपी सिलाने को तैयार नहीं है। हम एक कुर्ता का खादी ले जाते हैं ना, और वो कहे कि मैंने तो आज तक कुर्ता सिया नहीं है, लाओ मैं तुम्हारा सीने की कोशिश करता हूँ, तो हम भागते हैं वहाँ से, कभी हमें तेरे से नहीं सिलवाना है, क्योंकि ये 2 गज खादी मुफ्त में थोड़ी आई है, 100-150 रुपया लगे हैं, मुफ्त में चली जाएगी। लेकिन धर्म एक ऐसा क्षेत्र है कि ना वो शिक्षित है ना प्रशिक्षित है, हर एक आदमी सुनाने को तैयार है, हर आदमी पढ़ाने के लिए तैयार है। ख्याल में आई ना, सब लोग तैयार हैं, तैयार भराओ सुनाओ पंडित जी, बढ़िया बात है। क्यों कि वहाँ तो कपड़ा खराब होता है भैया सेठ जी, गुलाब चंद जी। यहाँ आत्मा की बात तुमसे सुनने में हम औका बिगड़े, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं है। एक ऐसा क्षेत्र है जो अध्यात्म का, पढ़ने का, पढ़ाने का, धर्म का, कि इसमें बिना डिग्री के सब प्रशिक्षित हैं, हर एक को सब अधिकार है, हर एक आदमी इसमें प्रैक्टिस कर सकता है। जब किसी भी चीज की जब तक वो प्रशिक्षित नहीं हो उस काम में, तो वो काम करने का अधिकारी नहीं है। मैंने धर्म के 10 लक्षण किताब में ये बात लिखी, सन 74 में छपी थी। भाई साहब कितने बरस हो गए राजकुमार? किताब सबसे पहले 74 में छपी थी, और पूज्य गुरुदेव श्री ने जब पढ़ी तो भगवान जैसी स्थिति करी उस पुस्तक की, है ना, आप लोगों ने देखा है। उसमें मैंने ये बात लिखी है कि हम किसी से, कोई से कहे भैया हमारे पेट में दर्द होता है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टरों ने कहा है, डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कर देते ना। भैया मैंने आज तक किया तो नहीं है, तुम लेटो मैं करके देखता। अब तैयार हो गए, एक कपड़ा भी नहीं सामने को देते हैं। लेकिन धर्म का एक ऐसा क्षेत्र है कि हर आदमी सुनाने को तैयार है, और चाहे जो आदमी चाहे जिससे सुनने को तैयार है। क्यों? मैं एक बहुत सच्ची घटना मुझे याद आ रही है, और मुझे सुनाए बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं अशोकनगर में था, रोजाना प्रवचन करता था, पाठशाला चलाता था, बहुत अच्छी चलती थी, बहुत अच्छा था, बहुत लोकप्रिय था सारे एरिए में, है ना। इस सागर में भी वहीं से मैं प्रवचन करने आया था, गौराबाई के मंदिर में, परिसर में। मैं खुरई में भी आया था वहीं से। तो बस मैं चूँकि मैं सोनगढ़िया हो गया था ना, तो समाज ने मुझे पाठशाला पढ़ाने से मना करके, और एक मेरे ही भाई माने मेरी बहन की जेठानी के भाई, सब समझ गए आप? कुछ समझ में आया कि नहीं आया होगा? बुंदेलखंड वालों को तो आ जाती है ना, जो बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर थे, कुछ नहीं जानते थे, ना धर्म का ना दुनियादारी का। मैं आधा पागल तो नहीं कह सकता, उनको रख लिया मुझे हटा के। तो उस दिन मैंने पाथा पीटा कि इस मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था कि इतनी शक्ति इसमें खर्च कर रहा था। जिस समाज को हुकुमचंद में, और फलाना नाम नहीं लेना चाहता, समझे ना, उसमें अंतर ही नहीं दिखता। क्या बोले आप? समझे क्या? क्यों आज भी हमारी समाज की ये हालत नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वीतराग विज्ञान, तो ये वीतराग विज्ञान क्या है? कहते हैं जिस विज्ञान जो वीतरागता पैदा करे, जो राग द्वेष पैदा करे, ऐसा विज्ञान नहीं। ऐसा ज्ञान जो वीतरागता पैदा करे उसका नाम है वीतराग विज्ञान।
और उसका शिक्षण, और उसका शिक्षण नहीं, उसको सिखाने का प्रशिक्षण, उसको सिखाने की विधि, सिखाने की कक्षा यहाँ पर चलेगी। आज शाम को 4 बजे, 4:15 बजे शुरू हो जाएगी ना शांति जी। दोनों की सामूहिक कक्षा होगी आज, और आज मैं लूँगा, क्योंकि आज प्रवचन नहीं कर रहा हूँ ना, इसलिए कक्षा लूँगा। कल से प्रवचन करूँगा तो फिर मैं कल से नहीं लूँगा, लेकिन आज वो कक्षा मेरे मन में उत्साह आया है कि मैं लूँ। सागर को देख करके पिछले दिनों की याद आई, तो मैंने कहा क्या क्या होता है, जैन धर्म को क्यों सिखाना, क्या सिखाना, कैसे सिखाना जरूरी है। जो बातें मैं अभी बता रहा हूँ, जो बाकी रह जाएंगी वो आपको मैं दोपहर में बताऊंगा। इसलिए दोनों क्लास के विद्यार्थी तो आएंगे ही, और बाकी के लोग भी दर्शक दीर्घा में बैठकर सुनने के लिए आना चाहते हैं। तो जैसी वो लोकसभा में होती है ना, तो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं, वे भी पीछे बैठकर सुन सकते हैं। फिर आपको आगे बैठने की जगह नहीं मिलेगी सेक्रेटरी जी, स्टेज पे तो मिलेगी ही नहीं। क्या माने हम इसमें क्या सिखाते हैं, क्यों सिखाना चाहते हैं, क्या चीज़ है, उसका नमूना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो ये वीतराग विज्ञान, और इसमें आत्मा की बात बताई जाएगी। ये वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक, और उसका शिक्षण, और शिक्षण का शिक्षण। इस शिक्षण में और प्रशिक्षण में क्या अंतर है, ये मैं दोपहर शाम की क्लास में बताऊंगा। क्या ये प्रशिक्षण शिविर, तो जो काम बीएड की क्लासों में 2-2 साल में किया जाता था, अब 1 साल हो गया शायद। पहले 1 साल था, फिर बीच में 2 साल हो गए थे, अब फिर लौट के 1 साल हो गया। वो काम हमने इस 18 दिन में संपन्न करेंगे। हमने बहुत नई विधि निकाली है, बहुत मेहनत की है। बीएड में जो पढ़ाई जाती है, पूरी पढ़ाई का हमने बहुत गहराई से स्टडी की। दादा तो बीएड की ट्रेनिंग करी सागर में ही, है ना। मैं तो कुछ भी नहीं किया, कोई ट्रेनिंग फेनिंग, लेकिन सारी किताबें मैंने पढ़कर राधा के सहयोग से सब मिला करके, और ये प्रशिक्षण की हमने एक विधि लिखी है, उसकी एक किताब बनाई है, जिसका नाम है वीतराग विज्ञान प्रशिक्षण निर्देशिका। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उस किताब पर एक स्टूडेंट ने उदयपुर विश्वविद्यालय में जो एम.एड होता ना, एम.एड जानते हैं, बी.एड के बाद एम.एड, जैसे बी.ए के बाद एम.ए होता ना, बी.एससी के बाद एम.एससी होती है ना, एम.बी.बी.एस के बाद में एम.एस होता है ना, ऐसा ही क्या होता है एम.एड। एम.एड में एक पेपर देना पड़ता है, तो उसके लिए किताब लिखनी पड़ती है। 250 पेज की किताब एक विद्यार्थी ने लिखी, और उसका गाइड था कौन, अपना ही विद्यार्थी। वो वहाँ प्रिंसिपल था उस कॉलेज का, क्या नाम था, सिद्धार्थ प्रकाश। आजकल वहाँ पर है वो, नहीं, हाँ गुड़ा, वीर सागर का भाई, आजकल मंगलायतन विश्वविद्यालय में वो बीएड की कक्षाएं पढ़ाता है। उसके निर्देशन में उसने ये सिद्ध किया कि जितनी भी विधियां हैं प्रशिक्षण की, और उसमें डॉक्टर भारिल की जो किताब है, उन सब विधियों में सर्वश्रेष्ठ है, उसमें सिद्ध किया। और यूनिवर्सिटी ने उसको मंजूर करके उसको उस पर डिग्री दी। तो कैसे हमने संक्षिप्तीकरण किया, कैसे हमारी पाठशालाओं में और सरकारी स्कूलों में अंतर है। उस बीएड में जो पढ़ाते हैं ना, वो पढ़ के सब आ जाते हैं, लेकिन स्कूलों में कोई प्रयोग नहीं करता उस विधि का। यहाँ बैठे हुए ट्रेनिंग वाले बहुत से बहुत हैं लोग, वो वहाँ बस सीखने का काम है, पढ़ाते नहीं उस विधि से। लेकिन हम पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी जाकर के वहाँ उस विधि से पढ़ाते हैं, और सफलता मिलती है। विद्यालय पाठशालाओं को विद्यार्थी मिलते हैं, और इस तरह से मिलते हैं। तो ये वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, ये सार्थक नाम है, इसमें से एक शब्द भी नहीं हटाया जा सकता। अब हमारी नकल पर और लोगों ने प्रशिक्षण शिविर लगाना शुरू कर दिए।
और उन्हें पता ही नहीं है कि प्रशिक्षण क्या होता है, बस वैसे ही प्रवचन करते हैं और कहते हैं हमारा प्रशिक्षण शिविर है। अब एक उपकुलपति बना लेते हैं, कुलपति बना लेते हैं। क्यों? कुलपति उपकुलपति बन के बैठ जाते हैं, डिग्रियां दे देते हैं, लिख देते हैं। लेकिन आज तक जो हमारी ये पद्धति है उसकी भी नकल भी उनने नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आकर उनने आद्योपांत गहराई से देखा ही नहीं। क्या? क्योंकि वो तो इसमें रहते हैं कि जे कर सकते हैं ना, हम क्यों नहीं कर सकते, हम ही कर लेंगे, हम ही करा देंगे, हम जो करेंगे वही हो जाएगा बस। तो नाम तो रख लिया, लेकिन वो कैसे अध्यापक को पढ़ाना, कैसे करना, उसी सीमा तक रखना, उसमें प्रवचन पढ़ाना अलग बात है और प्रवचन अलग बात है। ऐसा नहीं कि भाई वही कक्षा हो गई, उसी का नाम कक्षा दे दिया, उसी का नाम प्रवचन। क्यों? थोड़े विद्यार्थी हुए तो कक्षा कर दिया और ज़्यादा हुए तो प्रवचन करने लगे उससे। क्यों? अभी 3 क्लासें कर देंगे हम प्रौढ़ कक्षाओं की, लेकिन वे जो पढ़ाएंगे गुरुजी उनसे प्रवचन की कहते तो भी वही पढ़ाना था उन्हें। कक्षा कह रही तो भी पढ़ाना है। कक्षा माने 3 और प्रवचन माने 1। ऐसा हमारा स्वरूप है। लेकिन वास्तव में पढ़ाने में और प्रवचन में क्या फर्क होता है उसे हमें गहराई से अनुभव करना चाहिए। क्या समझना? स्वाध्याय में और प्रवचन में क्या फर्क होता है वो हमें गहराई से अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रशिक्षण शिविर में उन अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन ये मल्टीपर्पज शिविर है। अध्यापकों को जो पढ़ाना सीखना चाहते हैं वो प्रशिक्षण कक्षाओं में वो बात सिखाई जाएगी। फिर जो साधारण जनता है, जो सुबह शाम ही जिन्हें मुश्किल से फुर्सत मिलेगी, दिन में दुकानदारी धंधा पानी करेंगे, उनके लिए मास टीचिंग वाले प्रवचन होंगे। जो ऐसे हैं कि न प्रशिक्षण में पढ़ाना नहीं है लेकिन खुद समझना है जैन धर्म को गहराई से, उनके लिए बीच में शिक्षण कक्षाएं चलेंगी जो हमारे स्पेशलिस्ट विद्वान चलाएंगे। जो दुकान छोड़ के, नौकरी छोड़ के दोपहरी में आ सकते हैं और बैठ के पढ़ेंगे। और फिर बच्चों के लिए अलग पढ़ाएंगे। बच्चों से लेकर समझे ना बुजुर्गों तक हर एक को इस शिविर में कुछ ना कुछ अवश्य मिले। ये सारी मल्टीपर्पज शिविर वास्तव में मल्टीपर्पज शिविर है जिसमें ये 18 दिन तक महायज्ञ चलेगा। अभी आपने देखा आज का दिन बहुत बढ़िया था ना, उद्घाटन हुआ। क्यों? लेकिन हमारे 2 ही दिन सबसे खराब होते हैं, एक सबसे पहला और एक सबसे अंतिम। क्यों भैया? क्योंकि इसमें जो औपचारिकताएं होती हैं वहां लगी है और सब महापुरुष ऊपर बैठे रहेंगे तो मैं इधर को मुँह करके बोलूं कि उधर को। भगवान जैसा अच्छे तो मेरे पास है नहीं कि चारों तरफ चेहरा दिखे। क्यों? तो ऊपर लाए तो मैंने कहा भैया पीछे को ले जाओ, नहीं तो सबको मिलेगा। ऐसा तो मैं कर नहीं सकता ना। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आज का दिन देखकर आप ये अनुभव नहीं करना। रोजाना बिल्कुल प्योर तत्व ज्ञान की बात, धर्म की बात, आत्मकल्याण की बात, पढ़ाने की विधि की बात, इसकी ही चर्चा लगातार होगी। और अंतिम दिन की परीक्षा हो जाएगी, वो दीक्षांत समारोह होगा तो फिर ये स्टेज फिर भर जाएगा। ख्याल में आई ना? और फिर शांति से आपका एक दिन जाएगा। लेकिन 16 दिन आप पूरा शांति से तत्व ज्ञान सुने। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।